आप सब खैरियत से हैं? और दूसरा डॉक्टर जोहा हैं? हाँ हैं। मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। डॉक्टर जोहा, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है। आ रही है, चलें ठीक है। ठीक है जी। फरहान नवाज, थैंक यू। अच्छा, फरहान नवाज कह रही है आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। सिर्फ आपको नहीं आ रही या बाकियों को भी नहीं आ रही? प्लीज थोड़ा ये कंफर्म कर दें, बाकियों को आवाज़ आ रही है सही? नेट का इशू हो। अच्छा, बाकी को ठीक आ रही है? जी सर। चले ठीक है। डॉक्टर फरा, आपका कोई अपना लोकल नेट का इशू ना हो बेटा, देख लें उसको। अच्छा जी, हम एल एफ टीज को डिस्कस कर रहे थे। एल एफ टीज, लिवर फंक्शन टेस्ट, एल एफ टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर आपको याद हो तो दो पैरामीटर्स पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की। एक ए एल टी और एक ए एस टी। बहुत ही फेमस मशहूर पैरामीटर्स हैं। ए एल टी, एलानीन ट्रांस एलानीन ट्रांस अमाइनेज और एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज। एलानीन ट्रांस अमाइनेज और एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। अगर आपको पिछली 3 एपिसोड्स याद हों तो फिर उसके बाद हेपेटोसाइट्स में होते हैं। हेपेटोसाइट्स की प्रोग्राम डेथ और प्रीमेच्योर डेथ की सूरत में लीक आउट करके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और हम इनको फिर ब्लड स्ट्रीम में चेक करके इनसे डायग्नोसिस करते हैं। जहाँ तक तो बात हो गई थी। तीसरा पैरामीटर जो एलएफटीज में हम देखते हैं वो बिलुर्बिन है। बिलुर्बिन, BILIRUBIN, बिलुर्बिन। बिलुर्बिन शायद आपको याद होगा, जैंडस वगैरह में, हेपेटाइटिस में इस पैरामीटर को भी देखा जाता है। बिलुर्बिन जिसे हम कहते हैं BILIRUBIN, बिलुर्बिन। बिलुर्बिन को ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में इस पैरामीटर की जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज वो तकरीबन 0.1 0.1 टू 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। 0.1 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतनी अगर ये मिकदार में हो तो हम इसको नॉर्मल बिलुर्बन कहेंगे कि बिलुर्बन लेवल नॉर्मल है। 0.1 1.2 मिलीग्राम। मिलीग्राम सॉलिड चीज के लिए, जो भी सॉलिड चीज को हम नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसका यूनिट ग्राम या मिलीग्राम या नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। पूरे ब्लड में नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पूरे ब्लड में नहीं, बल्कि ब्लड के 1 लीटर के 10वें हिस्से में, 1 लीटर के डेसीलीटर में, उसके 10वें हिस्से में, 10th पार्ट में जितनी अमाउंट होनी चाहिए बिलुर्बन की कंसंट्रेशन, वो कितनी होनी चाहिए? 0.1 टू 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अब नॉर्मल यानी फिजियोलॉजी में, पहले थोड़ा सा फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे फिर पैथोलॉजी को। नॉर्मल बिलुर्बन का ब्लड में पाया जाना, यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ बिलुर्बन इन द ब्लड, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ बिलुर्बिन इन द ब्लड इज कॉल्ड बिलुर्बिनीमिया। यही बिलुर्बन लिख के, बिलुर्बन आगे ईमिया, EMIA, बिलुर्बिनीमिया, यहाँ से एक टर्म बन जाएगी। इसी बिलुर्बिन के आगे एमिया लिखेंगे तो ये टर्म बन जाएगी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ बिलुर्बिन इन ब्लड, बिलुर्बिनीमिया जिसे हम पढ़ते हैं, बिलुर्बिनीमिया। नॉर्मल कंसंट्रेशन यानी इसके दरमियान अगर बिलुर्बिन की कंसंट्रेशन आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अब दो सूरतें होती हैं जब भी कोई रेंज दी जाती है,
उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो फिजियोलॉजी में होगी या पैथोलॉजी में। अब पैथोलॉजी ये भी हो सकती है कि ये 0.1 से कम हो जाए, और ये भी हो सकती है कि ये 1.2 से बढ़ जाए, 1.2 से बढ़ जाए या 0.1 से कम हो जाए। फिर भी बड़ा आसान है, अगर ये 1.2 मिलीग्राम से बढ़ जाती है, मसलन हमें कोई पेशेंट की रिपोर्ट हमारे सामने आती है और उसके अंदर बिलिरुबिन लेवल 1.2 मिलीग्राम से ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा है, तो हम उसको फिलहाल जस्ट ये कहेंगे कि दिस इज हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि उसको कुछ जैंडस है या हेपेटाइटिस है। अगर मैं एक टेस्ट देख रहा हूँ और मुझे बाकी उसके बारे में नहीं पता, जस्ट मुझे ये पता चल रहा है कि उसके ब्लड में बिलिरुबिन लेवल ज्यादा आ रहा है, नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो मैं इसको क्या टर्म दूंगा? हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर। इसी तरीके से अगर वो नॉर्मल से कम है, दैट इज हाइपो बिलिरुबिनीमिया। हाइपर एंड हाइपो। हाइपर का मतलब है वो नॉर्मल से बढ़ जाए, और हाइपो का मतलब होता है कि वो नॉर्मल से कम हो जाए। हाइपर बिलिरुबिनीमिया और हाइपो बिलिरुबिनीमिया, ये तो एक जनरल टर्म हो गई। अब हम ये देखते हैं जो सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि डॉक्टर का काम सिर्फ रिपोर्ट्स की रीडिंग्स को नहीं बल्कि उसकी थीम को समझना है कि वो चीज आई कहाँ से। जैसे एएलटी और एएसटी में हमने पढ़ा था ना कि ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, फिर हमें ज्यादा समझ आती है। तो बिलिरुबिन के बारे में हम ये देखते हैं कि ये बिलिरुबिन जो हम ब्लड स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में कैसे आती है। ये ब्लड स्ट्रीम में जो हम कह रहे हैं जी कि बिलिरुबिन BR शुड बी 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये ब्लड स्ट्रीम में कैसे आई, कहां से आई? As you know that there are three kinds of blood cells: erythrocytes, leukocytes and thrombocytes। अच्छा, उनमें जो डॉक्टर साहबान आरबीसीज हैं, ऑलरेडी सीबीसी में काफी इस पर भी हम बहस कर चुके हैं। आरबीसीज के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका HB होता है, HB, हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर मेन सेचुरेशन, मेन फिलिंग, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? HB। कुदरत ने इसको इसलिए मैक्सिमम HB दिया है ताकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन की टिश्यूज एंड सेल्स तक डिलीवरी कर सके। अब जैसे हेपेटोसाइट्स में मैंने बताया था कि हर सेल की एक लाइफ स्पैन है, एक उसका ड्यूरेशन है। तो आरबीसीज की लाइफ स्पैन 120 डेज, 120 डेज, 120 दिन आरबीसीज का नॉर्मल लाइफ स्पैन है। 120 दिन के बाद उस आरबीसीज को कुछ भी ना हो, कोई बैरूनी अटैक ना हो, कोई इन्फेक्शन कुछ भी ना हो, तो 120 दिन के बाद उस आरबीसीज ने खुद ब खुद प्रोग्राम डेथ में जाना है, यानी उसने डिसइंटीग्रेट हो जाना है, खत्म हो जाना है। अब ये आरबीसीज 120 दिन की लाइफ जब पूरे करेगा तो ये प्रोग्राम डेथ में चला जाएगा, यानी इसकी सेल मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर जाएगी और इसके कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे। अब मेन इसका कंटेंट है HB, हीमोग्लोबिन्स। हीमो बिल्कुल बेसिक चीज, ताकि इसके बाद आपको फिर बिलिरुबिन जब भी आपके सामने आएगा तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। HB। अब आरबीसीज टूटा, आरबीसीज की लाइफ खत्म हुई, उसमें से जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज हुआ वो क्या रिलीज हुआ? HB। अब जैसे नाम से जाहिर है, HB दो चीजों का मजमुआ है। HB दो चीजों का मजमुआ है, एक हीम का और एक ग्लोबिन का। ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन दो चीजों का मजमुआ है, हीम और ग्लोबिन। अब इसमें HB टूटेगा तो दो चीजें बनेंगी, एक हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें बीटा चेन्स और अल्फा चेन्स, इसको आप समझ लीजिए एक प्रोटीन है, अल्फा चेन्स की और बीटा चेन्स की। जो हीम है
हीम, हीम में मजीद जो चीजें होती हैं, एक को आयरन कहते हैं, आयरन, और दूसरे को पोरफायरिन, पोरफायरिन, पोरफायरिन। एक तो हीम हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, पोरफायरिन, पोरफायरिन। अब यहां से हमें समझ आए कि आरबीसी के अंदर एच बी रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा हीम में और ग्लोबिन में। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर दो अल्फा चेन्स, दो बीटा चेन्स होती हैं। हीम में आयरन और पोरफायरिन। अब इस इनकी जो फर्दर आगे फर्दर रिएक्शन होगा, ये पोरफायरिन फर्दर चेंज हो जाएगी। इस पर एक एंजाइम एक्शन करता है जिसको हीम ऑक्सीजिनेज कहते हैं। इस पर एक एंजाइम एक्शन करेगा, हीम ऑक्सीजिनेज। इस हीम ग्रुप पर एक एंजाइम एक्शन करेगा जिसको हीम ऑक्सीजिनेज कहते हैं, हीम ऑक्सीजिनेज। ये हीम ऑक्सीजिनेज जब हीम ग्रुप पर एक्शन करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको बाइलेवर्डीन कहते हैं। बाई, BILIVERDIN, बाइलेवर्डीन, बाइलेवर्डीन। यूं समझ लें कि एक किस्तवार ड्रामा ही आप देख रहे हैं कि आरबीसीज टूटा, उसमें से एच बी रिलीज हुआ। एच बी दो चीजों का मजमूआ है, हीम और ग्लोबिन का। ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं, अल्फा चेन्स बीटा चेन्स की। हीम फर्दर दो चीजों का मजमूआ है, आयरन और पोरफायरिन का। इसी हीम ग्रुप पर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसको हीम ऑक्सीजिनेज कहते हैं, और एक नया प्रोडक्ट बन गया। ये ब्लड के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं सारे, बाइलेवर्डीन। अच्छा, बाइलेवर्डीन येलो कलर का होता है, येलो कलर का बाइलेवर्डीन। इसके बाद, बाइलेवर्डीन के बाद इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसको बाइलेवर्डीन रीडक्टेज कहते हैं। थोड़े से नाम मुश्किल होंगे लेकिन कोई मसला नहीं। अगर आपको एंजाइम्स के नाम याद न भी रहें तो बस इतना कंसेप्ट होना चाहिए कि ये बिलिरुबिन बनती कैसे है, कितने स्टेप से गुजर के बन रही है। बाइलेवर्डीन पर एक और एंजाइम एक्शन करेगा जिसको बाइलेवर्डीन, इस एंजाइम का नाम है बाइलेवर्डीन, बाइलेवर्डीन रीडक्टेज, रीडक्टेज, रीडक्टेज। अच्छा, ये जो ASE है, ASE, ये जिस भी टर्म के साथ आएगा ये एंजाइम की फैमिली को जो है ना वो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये एंजाइम्स की फैमिली है। रीडक्टेज, REDUCTASE, रीडक्टेज, बाइलेवर्डीन रीडक्टेज, बाइलेवर्डीन रीडक्टेज। ये बाइलेवर्डीन को कन्वर्ट कर देगा बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन में। अच्छा, थोड़ा सा अब हमें आइडिया हो गया कि बिलिरुबिन कैसे बनती है और कहां कहां से गुजर के आई। आरबीसीज, आरबीसीज, आरबीसीज डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, उसमें से क्या रिलीज हुई, एच बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फर्दर डिकम्पोज हुई, डिसोसिएट हुई, हीम और ग्लोबिन। हीम में दो चीजें हैं, आयरन और पोरफायरिन। हीम ग्रुप पर एक एंजाइम्स हीम ऑक्सीजिनेज, हीम ऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, बाइलेवर्डीन। बाइलेवर्डीन पर बाइलेवर्डीन रीडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और बन जाएगी बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन अब ब्लड में फिर रही होती है, BR, बिलिरुबिन। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? प्लीज अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है
तो मैं नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। जहां तक बात क्लियर हो गई कि बिलिरुबिन जिसको हम ब्लड में मेजर कर रहे होते हैं, बेसिकली वो कहाँ से आ रही है? जी प्लीज, क्लियर है एनीबॉडी? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है जी, ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। अब ये बिलिरुबिन ब्लड में आ गई, तो फिजियोलॉजी में जो, थैंक यू जी, नहीं सर थैंक यू। अच्छा जी, जो फिजियोलॉजी में आरबीसीज की चूंकि रूटीन में प्रोग्राम डेथ होती रहती है और बिलिरुबिन रिलीज होकर ब्लड में आती रहती है, तो फिजियोलॉजिकली इसका लेवल, जैसे मैंने कहा, 1.2 मिलीग्राम से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। 1.2 से, अच्छा चलें, गुड हो गया जी। इसके बाद अब ये फिजियोलॉजिकली ब्लड सर्कुलेशन में घूम रही होती है और इसका लेवल इसका लेवल जो अभी हमने पढ़ा 0.1 से 1.2 मिलीग्राम तक रहता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि आरबीसीज तो आखिर मुसलसल उन पर कोई बीमारी ना आए, कोई इन्फेक्शन, कोई टॉक्सिन एजेंट अटैक न भी करे, तो आरबीसीज तो मुसलसल अपनी एज पूरी करके टूट रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो फिर बिलिरुबिन इतनी क्यों रहती है? इसको तो बढ़ना चाहिए। सवाल तो पैदा होता है ना कि आरबीसीज अगर रूटीन में भी टूट रहे हैं, अपनी लाइफ पूरी करके भी टूटेंगे, तो फिर भी बिलिरुबिन का लेवल तो मुसलसल रेज होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सवाल ये पैदा होता है, लेकिन रेज क्यों नहीं होता कि इस बिलिरुबिन को जब ये 1.2 मिलीग्राम को क्रॉस क्यों नहीं करती, या 1.2 या 2 मिलीग्राम को नॉर्मल को क्रॉस क्यों नहीं करती, कि जब ये नॉर्मल के करीब पहुंचती है तो ब्लड के अंदर एक और प्रोटीन है बड़ी मशहूर, एल्ब्यूमिन, जिसको लिवर बना के ब्लड में भेज रहा होता है। एल्ब्यूमिन एक्चुअली मुख्तलिफ ऑर्गन चीजें बना के ब्लड में भेज रहे होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि मार्केट जो है ना वो ब्लड ही है। अब उधर से बी आर आ रही है ब्लड में, आरबीसी से निकलकर बिलिरुबिन, उधर से लिवर कौन क्या भेज रहा है? एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन इस बिलिरुबिन को, यानी जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड है 1.2, उससे जब ज्यादा होने लगती है तो इस बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन अपने साथ बाइंड कर लेती है, अपने साथ बाइंड कर लेगी। जब बाइंड करती है तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन यानी कि अब प्रोटीन क्या हो गई? कॉन्जुगेट हो गई। कॉन्जुगेट अपना बिलिरुबिन क्या हो गई? कॉन्जुगेट हो गई। किसके साथ? एल्ब्यूमिन के साथ। यहाँ पर एक, आप जब रिपोर्ट देखेंगे डॉक्टर सलमान, वहां पर आपको दो लफ्ज मिलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। दो लफ्ज आपको मिलते हैं ना रिपोर्ट्स में, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। थोड़ा सा अब यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि अनकॉन्जुगेटेड का मतलब ये है कि वो बिलिरुबिन फ्री बिलिरुबिन के तौर पर फिर रही है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब होता है कि वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो गई है, एल्ब्यूमिन ने उसको अपने साथ अटैच कर लिया है। अच्छा, अब एल्ब्यूमिन उसको अपने साथ अटैच क्यों करता है? एल्ब्यूमिन उस बिलिरुबिन को अपने साथ अटैच करके क्या करती है? लिवर में ले आएगी। लिवर में अब बिलिरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन, बीआर और एल्ब्यूमिन आपस में कॉन्जुगेट हो गए और एल्ब्यूमिन इसको कॉन्जुगेट करके किसके पास ले आई है? लिवर के पास। अब थोड़ा सा आपको बात समझ आएगी कि इसका लेवल फिजियोलॉजी में क्यों नहीं बढ़ता। फिजियोलॉजी में अब इस वक्त अगर मैं और आप, हम सारे फिजियोलॉजी में हैं, तो हमारा अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो बिलिरुबिन
किसी की 0.2, 0.3, ज्यादा से ज्यादा 1, 1.1, 0.9, 0.8, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम फिजियोलॉजी में हैं तो ब्लड अपना होम्योस्टेसिस बरकरार रखने के लिए जब ये बिलिरुबिन अपने नॉर्मल लेवल को क्रॉस करने लगेगी, करेगी नहीं, फिजियोलॉजी में तो क्रॉस नहीं करती, तो उसको एल्ब्यूमिन बाइंड करके किधर ले जाएगा, लिवर में। तो मुसलसल एल्ब्यूमिन फालतू बिलिरुबिन को बाइंड करके कहाँ लेके जाता है, लिवर में। इसको फिर जब ये बाइंड कर लेती है तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और जब फ्री फिर रही होती है तो उसको हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जहां पर एक और भी दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है। डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, यानी लिवर से पहले की जो बिलिरुबिन है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि एल्ब्यूमिन से अभी उसने कॉन्जुगेट नहीं किया, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। और जब कॉन्जुगेट होकर वो कॉन्जुगेट हो जाएगी, फिर दोबारा वो ब्लड में कहीं से आएगी, तो फिर वो कहे, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो ये 3-4 लफ्ज आपको रिपोर्ट्स में मिलेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। अच्छा, अब जब लिवर में पहुंच गई बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर, कॉन्जुगेट होकर, तो लिवर क्या करता है, इस बिलिरुबिन को बाइल में यूज कराता है, बाइल में। तो लिवर के हेपेटोसाइट्स जो बाइल बना रहे थे, बाइल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, बाकी चीजें होती हैं, तो ये बिलिरुबिन भी अब बाइल का हिस्सा बन जाएगी। तो अब बिलिरुबिन बन गई पार्ट किसका, बाइल का। ये देखिए, ये सारा चैनल चलता रहता है। आरबीसीज आरबीसीज अपनी लाइफ पूरी करके टूटते रहेंगे, उनसे बिलिरुबिन बनती रहेगी, वो जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया। बिलिरुबिन कॉन्जुगेट होती रहेगी एल्ब्यूमिन के साथ, कहाँ जाएगी, लिवर। लिवर उसको किस में बना डाल देता है, बाइल में। अब फिर वो एक कीमती चीज बन गई, बाइल का हिस्सा बन गई। ये बाइल लिवर से ये बाइल लिवर से गाल ब्लेडर में आएगा, जीबी। गल ब्लेडर इस बाइल को मजीद कंसंट्रेट करता है, इस बाइल को मजीद क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा, इसमें से फालतू पानी को इब्जॉर्ब कर लेगा। फालतू पानी को क्या कर देगा, इब्जॉर्ब कर लेगा, और इब्जॉर्ब करके इसको कंसंट्रेट करके दोबारा बाइल डक्ट के जरिए, बाइल डक्ट के जरिए, अभी बिलिरुबिन के पीछे छोड़ना नहीं, हमने ये देखना है कि ये रिलीज होने के बाद कहां कहां से गुजर कर कहां कहां जाती है। फिर हम इसकी पैथोलॉजी समझ आएगी। अभी हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं कि ये नॉर्मल प्रोसीजर में इसके साथ क्या कुछ हो रहा होता है। अब जब बाइल डक्ट इस बाइल को डोडिनम में लेके आएगा, डोडिनम में ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन करेगा। बाइल बाइल क्या करेगा, एमल्सिफिकेशन। बिलिरुबिन उसकी हेल्प करती है, क्योंकि बिलिरुबिन एक अहम पार्ट है बाइल का। तो ये फैट्स को इमल्सिफाई करेंगे, फैट्स की इमल्सिफिकेशन करेंगे, ये बहुत बड़ा काम है। फैट्स की डाइजेशन करेंगे, फैट्स की डाइजेशन के बाद अब बाइल जो है वो फारिग हो गया, फ्री हो गया। तो उस बाइल में से, उस बाइल पर बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, और इस बिलिरुबिन को एक और कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको जिसको यूरो 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 बाइलिरुजिन कहते हैं। यूरो बाइलिरुजिन यूरो बाइलिरुजिन कहते हैं, यूरो बाइलिरुजिन यूरो बाइलिरुजिन, यानी एक और कंपाउंड बन जाएगा। अब आप देखें कि ये हीमोग्लोबिन से कितने स्टेप्स में गुजरी, बेलेवर्डीन बनी, फिर बिलिरुबिन बनी, फिर कॉन्जुगेट हुई, बाइल बन गई, बाइल में आकर इसने फैट्स की एमल्सिफिकेशन की, फिर एक और प्रोडक्ट में इसको बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया, यूरोबिलिरुजिन में। अब ये यूरोबिलिरुजिन दो इसके पाथवे होते हैं, या तो ये यूरिन और स्टूल के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है,
यूरिन और फालतू जो है यूरिन और स्टूल के जरिए एक्सक्रीट हो जाएगी, कुछ दोबारा रिसाइकल हो जाती है, रिसाइकल हो जाएगी, दोबारा फिर सर्कुलेशन में चली जाएगी और फिर ये आरबीसीज का हिस्सा बन जाएगी। तो ये सिर्फ इसका एक पाथवे है जो हमें पहले समझ आना चाहिए कि बिलिरुबिन के साथ क्या कुछ हो रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये किन किन प्रॉब्लम्स में या किन किन फैक्टर्स में बढ़ जाएगी। अभी यहाँ तक हमें समझ आ गई पूरा इसका चैनल कि आरबीसीज अपनी लाइफ पूरी करेंगे, इसी में से बिलिरुबिन निकलेगी। कैसे निकलेगी वो हम पढ़ चुके हैं, दो तीन स्टेप्स उसके। बेलावर्डिन बनेगी, फिर उसके बाद बिलिरुबिन बनेगी, कॉन्जुगेट होकर लिवर में आएगी, लिवर उसको बाइल में शामिल करेगा, बाइल एमल्सिफिकेशन करेगा। अपना काम करने के बाद फिर ये यूरोबिलिरुबिन में कन्वर्ट होकर या तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी या फिर रिसाइकल हो जाएगी। यहां तक मेरा आने का मकसद ये था कि ये क्यों जो मेडिकल साइंस ने रेंज दी हुई है, रेंज 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इस सारे प्रोसीजर को समझाने का मकसद ये था कि मेडिकल साइंस जब ये कहती है कि इससे कम भी ना हो और इससे ज्यादा भी ना हो, इससे ज्यादा ना हो, तो इसका मतलब है कि जिस शख्स में ये सारे प्रोसीजर्स फिजियोलॉजिकली ठीक हो रहे हैं, उस शख्स की बिलिरुबिन अपने नॉर्मल लेवल को क्रॉस नहीं करेगी। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई जी? प्लीज, यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। ठीक है जी, गुड, ठीक हो गई। ये तो आपने इसका थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस याद रखना है कि बिलिरुबिन कहाँ कहाँ कैसे आई, कहाँ से निकली, इसके साथ क्या कुछ होता है फिजियोलॉजिकली। अब इस पूरे प्रोसीजर की अगर आपको समझ आ गई है तो अब हमें ये समझ आई कि बिलिरुबिन बिलिरुबिन 3 हिस्सों में डिवाइड होती है या 3 स्टेप्स में वाकया होती है। अब ये भी अहम बात है, 3 स्टेप्स में बिलिरुबिन को जो है ना हम चेक करते हैं, या 3 स्टेप्स में ये वाकया होती है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? ये है ब्लड, ब्लड के बाद आती है लिवर में, और लिवर के बाद फिर बाइल डक्ट या आगे जाती है। तो इसको पैथोलॉजी 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक लिवर से पहले, एक खुद लिवर के अंदर इसके साथ क्या कुछ हो रहा है, एक लिवर के बाद। 3 स्टेप्स हो गए ना, एक जिगर से पहले, एक जिगर के अंदर बिलिरुबिन रहती है और एक जिगर के बाद। अब प्रॉब्लम अगर आएगा तो इन 3 जगहों पर आएगा, या जिगर से पहले, या जिगर में, या जिगर के बाद, या बिफोर लिवर, ड्यूरिंग द लिवर, आफ्टर लिवर। जो जैंडस, जैंडस को हम जैंडस क्यों कहते हैं? जैंडस ये एक मेडिकल का लफ्ज है, ग्रीक का है या लैटिन का, जैंस, जैंस, JAUNCE, जैंस, जैंस से ये लफ्ज निकला है जैंडस, जिसका मतलब होता है येलो, पीला। जैंडस, जैंस, इसका मतलब होता है येलो या पीला। जैसे हम अपनी ज़बान में पीला कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको येलो कहते हैं, तो ग्रीक वाले इसको क्या कहते हैं? जैंस। इसी से ये मेडिकल कंडीशन या पैथोलॉजिकल कंडीशन बनी है जैंडस, जैंडस जैंस से निकला है। इसको जैंस ये किस वजह से? बिलिरुबिन के अपने कलर की वजह से, क्योंकि बिलिरुबिन का कलर येलो होता है तो येलो को जैंस कहते हैं। जैंस से ये फिर ये पैथोलॉजिकल कंडीशन बन गई जैंडिस। पहली दफा जब सामने आई तो इससे चौंके पेशेंट्स का यूरिन, पेशेंट की स्किन, पेशेंट्स के सारे जो है वो एक्सक्रीशन येलो हो गए थे। तो इस वजह से इनको मेडिकल साइंस ने कहा जी जैंडस हो गया है, यानी जैंस से जैंडस और बिलिरुबिन से जैंस। अब
जेंडस के तीन क्लासिफिकेशन होती हैं। किसी भी शख्स को अगर जेंडस हो डॉक्टर साहबान, तो उसका बिलिरुबिन तो हाई होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि उसमें येलो कलर आएगा ही तब जब बिलिरुबिन अपने नॉर्मल लेवल, बल्कि जेंडस के लिए जेंडस उस वक्त सामने आती है जब बिलिरुबिन का लेवल 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को क्रॉस करता है। 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को जब बिलिरुबिन का लेवल क्रॉस करेगा तो उस वक्त येलोनेस, या जिसको हम जेंडस की इंडिकेशन कहते हैं, वो आती है। वैसे नॉर्मल 1.2 है, लेकिन 2.2 2.5 तक बिलिरुबिन रहती है, लेकिन इतना ज्यादा येलो कलर नहीं आएगा। अब देखते हैं कि आंखों का कलर येलो, यूरिन का कलर येलो, बाजू का तो स्किन भी येलो हो जाती है। तो वो कम से कम बुक लिखती हैं कि 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को जब क्रॉस करेगा तो येलोनेस आएगी, बिलिरुबिन क्रॉस करेगा। अब ये तो हमें समझ आ गई कि जेंडस हमेशा उस वक्त होगा जब बिलिरुबिन का लेवल रेज्ड होगा ब्लड में। यही ब्लड जब बिलिरुबिन 3 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम को क्रॉस करेगी, तो ये ब्लड जो कि सर्कुलेट कर रहा है, अब ये ब्लड जब मेरी आंखों के स्केलरा में जाएगा तो स्केलरा के ऊपर से रिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि अब ब्लड में जो कि बिलिरुबिन है और बिलिरुबिन का कलर येलो है, तो मेरी आंखों में से जो स्केलरा है उसमें से येलो कलर की रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगी। फिर जब ये ब्लड किडनी में जाएगा तो किडनी इसको फिल्टर करेगी, नेफ्रॉन्स इसको फिल्टर करेगा, तो फिल्ट्रेशन के बाद इस हमारे यूरिन का कलर भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन आना शुरू हो जाएगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि चूंकि बिलिरुबिन का कलर येलो होता है और वो जब अपने नॉर्मल लेवल, बल्कि नॉर्मल लेवल से भी ज्यादा 3 मिलीग्राम को क्रॉस करेगी, तो फिर जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन जा रही है वहां कलर क्या कर देगी, येलो कर देगी। इसलिए पूरी स्किन पर भी आ जाता है। जब बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हाई होती है तो आप देखते हैं कि जेंडस वाला बंदा किसी कपड़े को हाथ लगाता है तो उस कपड़े पे भी येलोनेस आ जाती है। अब ये तो समझ आ गई कि बिलिरुबिन हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, जेंडस में हमेशा हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। लेकिन हमने डायग्नोज ये करना है कि ये जेंडस किस वजह से आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो यही हमारा टारगेट था, जो मैंने सारा प्रोसीजर बताया है। अब जेंडस को पैथोलॉजी 3 टाइप्स में या 3 स्टेप्स में या 3 पोर्शन में डिवाइड करती है। एक को कहते हैं प्री हेपेटिक जेंडस, प्री हेपेटिक जेंडस, प्री हेपेटिक जेंडस। प्री हेपेटिक का मतलब है कि अभी लिवर तक चीज पहुंची नहीं, लिवर से पहले प्रॉब्लम आ रहा है, प्री हेपेटिक। अच्छा, इसमें कोई हेपेटाइटिस या कोई जिगर की बीमारी नहीं होगी, लेकिन जेंडस होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब। हम तो ये समझते हैं कि लिवर खराब होगा तो जेंडस होगी, लेकिन पैथोलॉजी कह रही है कि प्री हेपेटिक जेंडस, हेपेटिक तो अभी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, हेपा हेपा मीन्स लिवर, लिवर तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, लेकिन जेंडस हो गई। इसको हम कहते हैं प्री हेपेटिक जेंडस। एक होती है इंट्रा हेपेटिक जेंडस, इंट्रा हेपेटिक जेंडस। ये बेसिकली जेंडस लिवर की वजह से हो रही है, लिवर की खराबी की वजह से लिवर इंट्रा हेपेटिक, यानी लिवर के अंदर प्रॉब्लम की वजह से जेंडस शुरू हो गई। अच्छा, 3 मिनट रह गए। इंट्रा हेपेटिक जेंडस। इसके बाद होती है पोस्ट हेपेटिक जेंडस, पोस्ट हेपेटिक जेंडस। यही तो फिजिशियन का कमाल है कि वो डायग्नोज कर ले कि ये प्री हेपेटिक जेंडस है, इंट्रा हेपेटिक जेंडस है, पोस्ट हेपेटिक जेंडस है। और फिर हमारी मेडिसिन भी मुख्तलिफ होंगी। देखें, प्री हेपेटिक में हमने लिवर की मेडिसिन को इस्तेमाल ही नहीं करवाना, क्योंकि लिवर तो अभी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। प्री हेपेटिक जेंडस, इंट्रा हेपेटिक जेंडस, पोस्ट हेपेटिक जेंडस, 3 जेंडस हो गई। जो प्री हेपेटिक जेंडस है, प्री हेपेटिक, इसका मतलब ये है कि लिवर या
आगे जो बैलरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, प्री हेप्टिक में लिवर या बैलरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। इंटरहेप्टिक में लिवर इन्वॉल्व होगा, लिवर के प्रॉब्लम्स की वजह से जॉन्डिस आ रहा है। पोस्ट हेप्टिक में लिवर के बाद जो बैलरी सिस्टम है, बैलरी सिस्टम जिसमें बाइल डक्ट वगैरह है, वो मैं फिर बताऊंगा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो कि प्रॉब्लम है तो जॉन्डिस आ रहा है। प्री हेप्टिक में ये दोनों चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी, ना लिवर ना बैलरी सिस्टम, तो फिर क्यों जॉन्डिस आ रही है? इसमें पहला पॉइंट और शायद आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट कि अगर आरबीसीज की प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, कोई ऐसी चीज बॉडी में चली गई, ब्लड में चली गई, जो आरबीसीज को प्रीमेच्योर डिस्ट्रॉय कर रही है। एक तो मैंने फिजियोलॉजी में कहा था ना, प्रोग्राम डेथ नहीं, प्रीमेच्योर डेथ शुरू हो जाए आरबीसीज की, मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे प्री हेप्टिक जॉन्डिस। आमतौर पर यहाँ पर हीमोलाइसिस हो रहा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में बस 10-25-30 सेकंड रह गए हैं, तो अगर कोई सुजेशन क्वेश्चन का टाइम तो खैर नहीं मैं कह सकता, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जिस ग्रुप के मेंबर हैं, मसलन पैथोलॉजी ग्रुप के या कोसारियन डॉक्टर्स के मेंबर हैं या जिसके भी हैं, आप उस ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वहाँ भी आपको जवाब दे दूंगा। फिलहाल कोई जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सफदर साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बस मकसद ये है कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर, नहीं आप स्टूडेंट रेगुलर, आप हमारे लिए मोहतरम है यासर, कोई मसला नहीं भाई। ये तो इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा और मेरी कोशिश भी है कि इसको हम कैम डैम रखेंगे। रमज़ान में, चूँकि अगला रमज़ान में आएगा, तो वो डॉक्टर जोहा कोऑर्डिनेट कर लेंगी। जो लोग जो टाइम आप बताएंगे तो उसी टाइम को हम रख लेंगे, फ्राइडे को रखेंगे जो टाइम आप बताएंगे, क्योंकि रमज़ान की वजह से ज़ाहिर है थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप अपनी सुजेशन अपने अपने ग्रुप में भी दे सकते हैं, तो आपके सजेशंस को हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आप सजेशन देंगे तो उसके मुताबिक